हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब कौन कौन से मेथड जो हैं जिसकी हेल्प से हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, मतलब अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट मेथड दे रखा है आपके हाफ लाइफ मेथड। तो देखिए लास्ट वीडियो में जब हमने अलग अलग ऑर्डर पढ़े थे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो हमने सबके लिए हाफ लाइफ मेथड पढ़ा था। तो हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ पढ़ी थी, तो तीनों के अगर हम कंपेयर करें तो देखिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीनों की हाफ लाइफ मैंने लिख ली। क्या लिखी? टी हाफ जीरो ऑर्डर की बात करें तो A/2K0, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो 0.693/K1, सेकंड ऑर्डर की बात करें तो 1/AK2। अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनल का रिलेशन निकालूं जीरो ऑर्डर के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन के, मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ए नहीं है, इसका मतलब T1 जो है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है, मतलब टी हाफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसको मैंने कह दिया टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A⁴, इसका मतलब कांस्टेंट होता है। A⁴ मतलब 1, मतलब कांस्टेंट है। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ इक्वल्स टू 1/AK2, इसका मतलब टी हाफ जो प्रोपोर्शनल है किसके? 1/AK। अब ये अलग अलग ऑर्डर के लिए हम रिलेशन अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक कॉमन अभी कोई रिलेशन नहीं है मेरे पास, मैंने अलग अलग रिलेशन पढ़ा। तो मैंने क्या देखा? जीरो के लिए डायरेक्टली है, वन के लिए है ही नहीं, और टू के लिए क्या है? वन। तो अब आप इसको जब एक रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे कि भाई अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर को कंबाइंड करके एक रिलेशन बनाना चाहूं, जैसे यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल के फॉर्म में रिलेशन आ रहा है, तो ओवरऑल जो रिलेशन आएगा वो आएगा टी इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ वापस से रिपीट कर देता हूं। अगर अब मैं इन सबको कंबाइन करूं तो आपके ओवरऑल रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ अब n जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जैसे ही n की वैल्यू जीरो होगी तो 1 - 0 क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A आ जाएगा, जो कि आपके दे रखा है। अगर मैं कहूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A⁴, जो कि ये दे रखा है आपके। सेकंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो टी हाफ जो है सेकंड ऑर्डर मतलब 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब रिलेशन क्या आएगा? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ -1, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब मैंने ओवरऑल जब इन सबको कंबाइन करा रिलेशन को, तो ओवरऑल मेरे पास रिजल्ट क्या है? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ n। तो इस रिलेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये आपको ओवरऑल रिलेशन नहीं है तो ये अलग अलग भी याद करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली आपके सिलेबस में क्या दे रखा है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऑर्डर हो तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। अब इससे आंसर निकालने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको वो इस तरीके से देगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर टी हाफ इतने गुना हो गया, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? जैसे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा सीधा मतलब यह है कि मैं ए जितने गुना करूंगा टी हाफ उतने गुना हो जाएगा। डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब मैं टी कुछ ए इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी करूं, टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज इट इज सेम रहेगी। और इनवर्सली का मतलब यह है कि मैं ए जितने गुना करूंगा टी हाफ उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ए 2 गुना करूंगा तो उसका उल्टा मतलब 1/2 हो जाएगा, 4 गुना करूंगा तो उसका उल्टा मतलब 1/4 हो जाएगा, इस टाइप से। तो ओवरऑल रिलेशन क्या आ रहा है? T2/T1, मतलब दो टी हाफ को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक आपके इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ और है, फिर दूसरे केस में इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ और लेंगे। उस केस में अगर मैं टी हाफ को कंपेयर करूं तो क्या होगा? तो यहाँ पर T2 भी टी हाफ है और T1 भी टी हाफ है, दोनों की कंडीशन अलग है। दोनों के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? अलग है। T1 के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है, T2 के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है। तो ओवरऑल जब मैंने रिजल्ट निकाला T2/T1, तो रिजल्ट क्या आया? A2/A1, क्योंकि ये डायरेक्टली A सामने लिखा हुआ है और ओवरऑल पावर क्या आ गई? 1 - n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया और टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया तो ये आपके क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि A2 जो है वो 2A हो गया। ठीक है, A2 क्या हो गया? 2A1। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने 2 गुना करा और टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज रहा, इसका मतलब ये क्या आ रहा है? T2/T1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर मैं 2 की पावर क्या करूं कि वो 1 आए,
तो 2 की पावर 0 करना पड़ेगा, और 2 की पावर 0 कब होगी, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके रिलेशन है इस अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको और समझाने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको एक समझाने के लिए तरीका बताया था, और समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लिया। क्या एग्जाम्पल ले लिया, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल्ड टी हाफ बिकम। अब ये कह रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो टी हाफ हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को जो है इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दूं तो टी हाफ कितने गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा अलग अलग ऑर्डर के लिए। कैसे, अब देखिए दो तरीके हैं, या तो ऑर्डर बता दो और पूछ लो कितने गुना हो जाएगा टी हाफ, या फिर टी हाफ कितने गुना हो गया तो ऑर्डर पूछ लिया। दोनों में से एक चीज पूछेंगे। तीन चीज है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई, टी हाफ कितने गुना हो गया, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तीन में से दो चीज दे रखी होगी, एक चीज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर इसने एक एग्जांपल समझाने के लिए कह दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया। तो सीधी सीधी सी बात है, T2/T1 जो है, इसने क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 गुना का मतलब है A2/A1 जो है वो 2 आ गया। तो अब सीधा सीधा रिलेशन आ गया 2 की पावर 1 - n। अब आपके दे रखा है जीरो ऑर्डर। पहला आंसर क्या है, मतलब जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू 0 हो गई। तो जैसे n की वैल्यू 0 करोगे 2 की पावर 1 हो गई, मतलब ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ऑर्डर क्या है फर्स्ट, तो मतलब n वैल्यू 1 हो गई, 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 के अंदर 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब एज इट इज सेम, रिमेन सेम। फिर मैंने कहा ऑर्डर क्या है सेकंड, तो 1 - 2 का मतलब क्या हो गया -1, -1 का मतलब हो गया 1/2, मतलब हाफ। बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या है कि उसने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन दुगनी करने पर टी ऑफ हो जाएगा। तो ऑर्डर पता है तो आप रिजल्ट निकाल सकते हो, और रिजल्ट पता है तो उससे आप ऑर्डर निकाल सकते हो। दोनों में से एक चीज कर सकते हो। अब जैसे इसका उल्टा कर देते हैं, मैंने कहा इनिशियल कंसंट्रेशन दुगनी करने पर टी हाफ हो गया दुगना। तो जब दुगनी करने पर दुगना हो जाएगा, इसका मतलब पावर कितनी आनी चाहिए, ओवरऑल 1। और ओवरऑल 1 कब आएगा, जब n की वैल्यू 0 होगी, मतलब आंसर आ जाएगा 0 ऑर्डर। अब मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन डबल करने पर टी हाफ सेम है, तो टी हाफ सेम कब आएगा, जब आपके पावर ओवरऑल 0 आएगी। 0 कब आएगी, जब n की वैल्यू 1 होगी। फिर मैं कह रहा हूं टी हाफ, सॉरी, कंसंट्रेशन ट्वाइस करने पर टी हाफ क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हाफ का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ट्वाइस है और वो हाफ हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब पावर -1 है। -1 कब आएगी, जब 1 - n किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। -1 कब होगा, जब n किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। तो ये आपके टी हाफ का मेथड है। तो यहाँ पर इस टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर, ये एक एग्जांपल ले लिया समझाने के लिए। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और पढ़ा चुका हूँ, T3/4। तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा या आपको पता होगा कि अगर मैं अलग अलग ऑर्डर को कंपेयर करूं तो जीरो ऑर्डर के लिए जो T3/4 है, मतलब 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा, एक एक करके देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए कितना बताया था मैंने आपको, 1.5 टी हाफ। जीरो ऑर्डर के लिए कितना बताया था, 1.5 टी हाफ। और ये भी मैंने आपको कहा था कि इकलौती जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जो 100% कंप्लीट होती है। बाकी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है। क्या लेती है, इनफाइनाइट टाइम लेती है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए 75% कितने में हो रहा है, 1.5 टी हाफ। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75% कितना बताया था मैंने आपको, 2 टी हाफ। और सेकंड ऑर्डर के लिए 75% के लिए कितना टाइम लगता है, 3 टी हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कहूं कि भाई 75% का मतलब क्या है, कि रिएक्शन जो है 100 से स्टार्ट हुई थी रिएक्टेंट, ये पहले गई 50 पे, फिर गई 25 पे। तो ये एक तरह से पहली हाफ लाइफ माना जाएगा और ये दूसरी हाफ लाइफ माना जाएगा। तो इसमें तो जो टाइम लगेगा वो मैंने कह दिया टी हाफ है। अब इसमें जो टाइम लगेगा अलग अलग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जीरो ऑर्डर के लिए आएगा हाफ टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा टी हाफ, और सेकंड ऑर्डर के लिए आएगा 2 टी हाफ। तो जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो टी हाफ और हाफ टी हाफ मतलब 1.5 टी हाफ, टी हाफ और टी हाफ मतलब 2 टी हाफ, और टी हाफ और 2 टी हाफ मतलब 3 टी हाफ। तो यहां पर हमने क्या कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी यहां पर 100 थी और यहां पर कितनी है, 50 है। हाफ हो गई एक तरह से, कितनी हो गई, हाफ। तो जब आप इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा करोगे तो टी हाफ कितना हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली है, मतलब वो भी आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टी हाफ था तो आधा हो गया, मतलब 1/2 टी हाफ हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब पहले भी टी हाफ था और बाद में भी टी हाफ है। सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक है, मतलब अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा कर दिया तो जो टाइम लगेगा 50% कंप्लीशन में वो ट्वाइस हो जाएगा।
तो यहाँ पर टी हाफ था तो यहाँ क्या हो गया 2t हाफ। तो ये जो रिलेशन है यहाँ से भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये आपके हाफ लाइफ मेथड है। तो हाफ लाइफ के डेटा से या हाफ लाइफ के रिलेशन से, किसके साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वाला, मतलब डिफरेंट रेट इक्वेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, यूज ऑफ डिफरेंट रेट एक्सप्रेशन। क्या रिलेशन दे रखा है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके रेट लॉ है वो क्या कहता है, रेट इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन की पावर n। तो अगर मैं k हटा दूं तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। ये सबसे सिंपल रिलेशन है। अब यहां पर इसको आप कैसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू C2 बाय C1 की पावर n। ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंसंट्रेशन को कितने गुना करूं और रेट कितने गुना हो जाए, उससे आप उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। या तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है और फिर वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन इतने गुना हो गई, तो बताओ और रेट कितने गुना हो जाएगी। दोनों तरीके से, तीन में से दो चीज दे रखी होगी, एक चीज पूछेगा आपसे। तो अब यहां पर ये तो मैंने एक रिलेशन लिख दिया। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग रिलेशन लिखेंगे कंसंट्रेशन में और मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो आपने क्या लिखा, ओवरऑल जो रेट है रिएक्शन की R2 बाय R1 रिलेशन जो है कितने गुना हो गई, तो क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल लिखा था C2 बाय C1, तो ये भी C2 बाय C1 ही है, लेकिन किसके लिए, रिएक्टेंट ए के लिए। जैसे मान लीजिए साइड में रिएक्शन अगर मैं लिखूं A प्लस बी, ये दे रहा है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ए और बी जो है इसके कोफिशिएंट क्या है मुझे पता नहीं, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर इसने क्या कह दिया, अब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, एक्स। तो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन कितने गुना करूंगा, तो ये हो जाएगा CA2 बाय CA1 पावर एक्स, ऐसे ही CB2 अपॉन CB1 पावर वाई, और टोटल ऑर्डर जो आएगा वो आएगा n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर ये कह रहा है दो अलग अलग रिएक्टेंट है और दोनों के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है वो हम अलग अलग निकाल सकते हैं। वो अभी आगे आ जाएगा, एक मेथड और है उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो ये अभी मैं इसको ज्यादा नहीं ले रहा, ये वाला अभी हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए कि ये रिलेशन क्या है, देखिए ये सबसे सिंपल रिलेशन है। कैसे, अब यहाँ पर ये कह रहा है समझाने के लिए, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट बिकम। अभी कह रहा है कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, तो सीधा सीधा इसका रिलेशन अगर मैं इसको कहूं तो ये हो गया R2 बाय R1। अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं, इसका मतलब C2 जो है वो 2CA1 के बराबर है, तो सॉरी 2C1 के बराबर है, C1 से C1 कट गया, तो R2 बाय R1 क्या हो गया 2, और इसकी पावर हो गई n। ये रिलेशन आ गया जब आपने कहा ना कंसंट्रेशन डबल कर दी, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन, तो जैसे आपने कंसंट्रेशन डबल करी तो C2 बाय C1 आ गया 2। इसको सिंपल सा समझ सकते हैं, C2 बाय C1 का मतलब आप कंसंट्रेशन कितने गुना कर रहे हो, दो गुना कर रहे हो तो 2 लिख दो, इसकी जगह हाफ कर रहे हो तो हाफ लिख दो, जितने टाइम्स कर रहे हो उतना टाइम्स अब लिख दो C2 बाय C1 की जगह, ये आपने लिख दिया 2 गुना। अब n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मैं रिलेशन निकालता हूँ, ये वाला जो रिलेशन है ये डबल के लिए। अब मैं कह रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब n की वैल्यू 0 है, तो जब n की वैल्यू 0 होगी मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब R2 बाय R1 1 आ रहा है, इसका मतलब R2 जो है R1 के बराबर है, सेम है, मतलब रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन सेम। ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो रेट क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, मतलब R2 जो है वो R1 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डबल। ट्वाइस कह दो डबल कह दो एक ही बात है। फिर मैंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना हो जाएगा। अब ये कह रहा हाफ, देखिए नॉर्मली तो है 0 1 2 ऑर्डर, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन दे रखा हो तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने कह दिया 0 1 2 3 भी मैंने कर दिया, उसके बाद हाफ भी ले लेते हैं। तो अब हाफ लेंगे तो देखिए कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में आता है कि भाई हाफ है मतलब वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर पावर जो है प्लस में है, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर n की वैल्यू जो है प्लस में आ रही है, +1 है, +2 है, +3 है, कुछ भी है, इसका मतलब ये है
कि अगर रेट बढ़ेगी, मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, अगर n जो है पॉजिटिव है। अगर n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब रेट कांस्टेंट है। और अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो उल्टा रिलेशन आ जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट कम हो जाएगी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ है, हाफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट तो बढ़ेगी, लेकिन कितने गुना बढ़ेगी वो एक अलग बात है। तो अब मैंने क्या कहा कि जीरो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो मैंने लिख रखा है जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 है, मतलब कंसंट्रेशन कितने गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट सेम रहेगी। लेकिन जैसे आपने ऑर्डर पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 कुछ भी ले लिया, तो ऑर्डर बढ़ेगा, सॉरी रेट बढ़ेगी। अब वो कितने गुना बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा पावर पे। ऐसे हाफ जो है पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 2 की वैल्यू हाफ है, मतलब वो एक तरह से √2 हो गया। क्या हो गया? √2। तो √2 जो है वो एक से ज्यादा ही होता है, √2 टाइम्स हो जाएगी रेट, या फिर आप कह सकते हो 1.414 टाइम्स हो जाएगी। अब अगर मैं कह दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 है, तो उस केस में क्या होगा? तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। अब आपके रेट जो है वो कम हो गई है, तो आप कह सकते हो हाफ हो गई। क्लियर? तो यहां पर आपको रिलेशन क्या ध्यान रखना है, अगर मैं कहता हूं a इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर n, तो अब पावर अगर पॉजिटिव है तो a बढ़ेगा तो b बढ़ेगा, पावर अगर 0 है तो a बढ़ेगा तो b पे कोई फर्क नहीं है, या b बढ़ेगा तो a पे कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा अगर पावर नेगेटिव है तो b बढ़ाने पर आप क्या करोगे? a कम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा चलेगा रिलेशन। अब दूसरा इसने केस ले लिया समझाने के लिए, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं तो रिलेशन क्या आएगा? तो यहां पर मैं लिख देता हूं R2/R1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। अब कंसंट्रेशन आपने डबल करने की जगह क्या कर दी? हाफ। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, तो 0 किसी की भी पावर 0 करोगे 1 आएगा, मतलब रेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, अनचेंज। 0 ऑर्डर के लिए रेट क्या हो जाएगी? अनचेंज। अगर मैं कह रहा हूं ऑर्डर 1 है तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ, क्योंकि 1/2 की पावर 1 करोगे हाफ ही रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं ऑर्डर 2 है तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4। ऑर्डर पावर 3 है मतलब ऑर्डर 3 है तो 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। अगर मैं कह रहा हूं आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ है तो 1/2 की पावर हाफ मतलब 1/√2, तो ये 1/√2 लिख दिया। अगर मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 है तो 1/2 की पावर -1, तो ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां पर वो आपसे कहेगा कि कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो दो अलग अलग रिएक्टेंट के लिए कहे कि ए की कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई और बी की कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई, तो दोनों के लिए अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा एक्स और वाई, उसको ऐड कर लो आप। तो जब अब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। बाकी अगर आपको ये ढंग से समझ में आ गया तो फिर आप कितने न्यूमेरिकल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट दे रखा है वॉन्ट ऑफ मेथड। अब देखिए वॉन्ट ऑफ मेथड जो है वो अभी जो हमने मेथड पढ़ा कंसंट्रेशन वाला, उसी से मिलता जुलता है। मिलता जुलता का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके अलग अलग रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, तो वहां पर वो क्या करेगा? कंसंट्रेशन वेरी करेगा और रेट वेरी होगी। तो आपको चेक करना है कि अलग अलग रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर आप ओवरऑल रेट लो बना सकते हैं। तो यहां पर इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल दे रखा है? कि आपके जब रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की कंसंट्रेशन 1 है, तो रेट कितनी आ रही है? 2। यहां पर यूनिट मेंशन नहीं कर रखी है, केवल समझने के लिए। फिर ये कह रहा है दूसरी इक्वेशन, अगर ए की कंसंट्रेशन जो है वो 2 है और बी की कंसंट्रेशन 1 है तो रेट कितनी है? 4। तीसरी इक्वेशन, अगर ए की कंसंट्रेशन जो है वो 1 है और बी की कंसंट्रेशन 2 है और रेट कितनी है? 8। तो आपको ये बताना है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, या हम कह सकते हैं रेट लॉग क्या होगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब समझने के लिए आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि जब मैं ए की कंसंट्रेशन को वेरी कर रहा हूं तो रेट कितने गुना हो रही है। लेकिन उस समय जब आप ए की कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हो तो बाकी जितने भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन वेरी नहीं करनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब क्योंकि यहां पर दो ही रिएक्टेंट है
तो अब आप इसको ऐसे समझो कि मैंने दो इक्वेशन चूज करी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जो बी की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन जब मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूं, तो अगर रेट में कोई चेंज होगा तो वो बी की वजह से तो नहीं होगा, उसके अलावा जो रिएक्टेंट है उसकी वजह से होगा। तो यहां पर हमने देखा कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो हमने कितने गुना करी। अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 की तरफ जाऊं, मतलब ऊपर से नीचे जाऊं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन कितनी हो गई, दुगनी हो गई। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो गई। अब देखिए पहले 2 थी, बाद में 4 हो गई, मतलब कितने गुना हो गई, 2 गुना। तो कंसंट्रेशन जो है वो 2 गुना करने पर रेट जो है वो 2 गुना हो गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ाए थे कि कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट इतने गुना हो गई। तो यहां पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन जो है आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1। कंसंट्रेशन 2 गुना आपने करी और रेट कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन भी 2 गुना है और रेट भी 2 गुना है। अब देखिए रेट 4 आप नहीं कह सकते, 4 तो वैल्यू है, टाइम्स में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से भाग देना है। तो 2 को भाग दिया 1 से तो 2 आएगा, 4 को भाग दिया 2 से तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आ जाएगा, मतलब रेट 2 गुना हो गई। तो कंसंट्रेशन 2 गुना करने पर रेट भी 2 गुना हो गई, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तभी तो आएगा। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 1। अब सेम मुझे बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मुझे दो इक्वेशन ऐसी चूज करनी पड़ेगी जहां पर बी तो चेंज हो रहा हो लेकिन ए चेंज नहीं हो रहा हो। तो उस केस में मैं कौन सी इक्वेशन को चूज करूं। तो एक बार मैं ये हटा देता हूं जिससे थोड़ा आसानी होगी समझने में। अब मुझे क्या करना है कि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो मुझे दो इक्वेशन ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें बी की कंसंट्रेशन तो वेरी करे और ए की कंसंट्रेशन वेरी ना करे। तो अब दो इक्वेशन कौन सी सिलेक्ट करें। तो यहां पर मैंने ए के लिए 1 और 2 सिलेक्ट करी थी। अब मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं कि बी को वेरी करना है और 1 को सेम रखना है। तो 1 जो है वो कौन सी इक्वेशन में सेम है, 1 और 3 में। इसका मतलब अब जो मैं इक्वेशन सिलेक्ट कर रहा हूं वो सिलेक्ट कर रहा हूं 1 और 3। तो मैंने क्या देखा कि ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अब जो रेट में चेंज आएगा वो बी की वजह से आएगा, ए की वजह से नहीं आएगा। ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। बी की कंसंट्रेशन अगर मैं कंपेयर करूं ऊपर से नीचे आने पर, तो मैं क्या देख रहा हूं, बी की कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई, 2 गुना। और रेट की मैं अगर बात करूं, रेट कितने गुना हो गई। तो सिंपल सा है, अगर आपको टाइम्स निकालना तो जो नीचे है वो 8 है, ऊपर जो है वो 2 है, मतलब 4 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि R2/R1 जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कंसंट्रेशन कितने गुना करी मैंने, 2 गुना, उसकी पावर n, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कि मुझे निकालना है। कंसंट्रेशन 2 गुना करने पर रेट कितने गुना हो गई, 4 गुना। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब मैं 2 की पावर कितनी रखूं कि 4 आ जाए। तो आपको पता है कि 2 की पावर कितनी रखोगे कि 4 आ जाए, 2 की पावर 2 रखोगे। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो ये 2 आ गया। इसका मतलब जो इसका रेट लॉ होगा वो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू के ए बी की पावर 2। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर 2। इसको हम कहते हैं वॉन हॉफ मेथड। अब देखिए ये मेथड जो है थोड़ा सा पिछले वाले मेथड से थोड़ा सा टिपिकल आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि पिछले वाले मेथड में वो आपको आगे से बताएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी करी तो आपके रेट इतने गुना हो गई, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। या फिर वो कहेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतने गुना करने पर रेट कितने गुना हो जाएगी। लेकिन यहां पर वो बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा। डेटा दे रखा है, इक्वेशंस दे रखी है। अब आपको खुद को इक्वेशन को सिलेक्ट करना है और जज करना है या चेक करना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितने गुना हो रही है और रेट कितने गुना हो रही है। तो ये आपका प्रैक्टिस का खेल है। जैसे आपने क्या करा, इक्वेशन चूज करी, इक्वेशन चूज करके सॉल्व किया, उससे आपने क्या करा, आंसर निकाल लिया। प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से आ जाएगा। न्यूमेरिकल जो है वो आपको ज्यादा इसलिए दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको सॉल्व करने का तरीका भी आ जाएगा
और आपका जो प्रैक्टिस होगी उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन भी वांट ऑफ मेथड पे बेस्ड है, बस ये जो है पिछले वाले से थोड़ा सा एडवांस है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो एक स्टेप आगे है। उसमें आपके 2 रिएक्टेंट थे, यहाँ पर आपके 3 रिएक्टेंट है। अब देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो मैंने ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया। तो जब आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके 3 रिएक्टेंट है, तो 3 रिएक्टेंट के बेस पे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे आपके ए है, बी है, सी है और रेट दे रखी है। तो अब आपको क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा निकालना है और सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा निकालना है, और उससे आपके रेट लो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो अब आपको क्या करना है कि जब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो आपको ऐसी 2 इक्वेशन सिलेक्ट करनी होगी जिसमें ए की, जिसके लिए निकालना है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होनी चाहिए और बाकी के जितने भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए। तो ऐसी 2 इक्वेशन आप सिलेक्ट करो जिसमें ए तो वेरी कर रहा है लेकिन बी और सी वेरी नहीं कर रहे। तो आप देखेंगे सिंपल है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, बी और सी सेम है लेकिन ए की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो जब मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 की तरफ जाऊंगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि ए पहले कितना था 0.5, बाद में कितना हो गया 1, मतलब ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी 2 गुना। और जब मैं रेट की बात करूंगा तो पहले रेट थी 2 और बाद में हो गई 16, तो रेट कितने गुना हो गई। तो इसको आप ऐसे समझो कि जो R2/R1 है, ए की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1 की पावर n। अब R2 कितना है 16, R1 कितना है 2, C2 जो है बाद में कितनी कंसंट्रेशन होगी 1 और C1 कितना है 0.5, इसकी पावर है n। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/2 कितना हो गया 8 और 1/0.5 का मतलब आधा होता है। तो अगर किसी चीज को आधे से भाग दोगे तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एक को मैंने आधे से भाग दिया तो 2 हो गया, उसकी पावर है n। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं 2 की पावर कितनी करूं कि 8 आ जाए, आपको पता है 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 3, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 3। तो ये आपने ए को सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो जो पिछला मेथड था कंसंट्रेशन वाला वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी से। अब सेकंड आपकी अगर आप चेक करेंगे तो बी को हमको सॉल्व करना है। तो बी के लिए मुझे 2 इक्वेशन सिलेक्ट करनी है कि जिसमें बी वेरी करे लेकिन ए और सी वेरी ना करे। तो अब आप चेक करो कौन सी इक्वेशन हो रही है। तो आप देखोगे सेकंड और थर्ड हो रही है। सेकंड और थर्ड में ए भी कांस्टेंट है और बी सी भी कांस्टेंट है, बी वेरी कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा, बी की कंसंट्रेशन 2 गुना हो रही है और रेट कितने गुना हो रही है 16 से 32, तो 16 दूनी 32। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी 2 गुना हो रही है और रेट भी 2 गुना हो रही है। तो यहां लिख देता हूं मैं, चलो प्रॉपर लिख देता हूं, R2/R1 कितना हो गया 32/16, कंसंट्रेशन कितनी हो गई 2/1 की पावर n। इसका मतलब 32/16 मतलब 32 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 2 की पावर n। तो n की वैल्यू क्या करूं कि 2 की पावर क्या रखूं कि 1 आ जाए और 2 आ जाए, नो डाउट 1 रखोगे आप n की वैल्यू। इसका मतलब b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1। अब मेन जो है वो है सी मुझे निकालना है। तो मुझे 2 इक्वेशन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें ए और बी तो कांस्टेंट रहे लेकिन सी वेरी करे। तो अब आप ये देखो कि सी जो है 3 इक्वेशन में 1 है और चौथी इक्वेशन में 2 है। तो अब आप जो सिलेक्ट करेंगे वो तो या तो ऐसे आएगा 1 और 4 या 2 और 4 या 3 और 4, इस टाइप से आएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 तो आप ले नहीं सकते, 2 3 आप ले नहीं सकते, 1 3 आप ले नहीं सकते क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो अब मैं 1 और 4 को चेक, 1 और 2 को चेक करता हूं, तो ले नहीं सकते, तो मैं 1 और 4 को चेक कर रहा हूं। तो 1 और 4 में आप देखेंगे तो सी वेरी कर रहा है लेकिन बी भी वेरी कर गया और ए भी वेरी कर गया, तो 1 और 4 तो नहीं हो सकता। अब मैं 2 और 4 चेक करता हूं, तो 2 और 4 में सी तो वेरी कर रहा है, ए वेरी नहीं कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन बी वेरी कर गया, कोई बात नहीं। मैं 3 और 4 चेक करता हूं, 3 और 4 में आपके सी तो वेरी कर रहा है, ए कांस्टेंट है लेकिन बी वेरी कर गया। तो अब आप देखेंगे ये तो कोई इक्वेशन है ही नहीं, अब सी को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आपके कोई इक्वेशन ऐसी नहीं बैठ रही है जिससे आप सी निकाल सकें तो आप नई इक्वेशन बना सकते हो। नई इक्वेशन कैसे, कि ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें आपके बी और सी तो सेम रह, ए और बी तो सेम रह जाए लेकिन सी आपके क्या हो जाए चेंज रहे। इसको मैं सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। मतलब मैंने क्या करा कि ए को सेम रखा
और बी की कंसंट्रेशन मैंने दुगनी कर दी। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब नई इक्वेशन बना रहा हूँ। अब नई इक्वेशन में क्या चाह रहा हूँ कि इधर भी एक आए और इधर भी एक आए, लेकिन इधर दो आए, ये मैं इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो इधर एक लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पहले तो मुझे था कि कंसंट्रेशन इतने गुना करने से रेट इतने गुना हो गई, तो उससे मैंने ऑर्डर निकाल लिया। अब मुझे ऑर्डर पता चल चुका है भाई, मुझे पता है बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर एक है। तो अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि ऑर्डर अगर एक है तो कंसंट्रेशन दुगनी करने पर, इसकी दुगनी कर दी मैंने, बाकी सेम रखा है। तो पहले क्या था, कंसंट्रेशन और रेट का डेटा था, आपको ऑर्डर निकालना था। अब मैं जब नई इक्वेशन बना रहा हूं उसमें मुझे ऑर्डर पता है, कंसंट्रेशन में वेरी करूंगा खुद, और उससे रेट कितनी होगी वो मुझे निकालना है। तो मैंने खुद ने कंसंट्रेशन क्या करा, ए को सेम रखा, बी को सेम रखा, मैं सॉरी ए को सेम रखा, सी को सेम रखा। मैंने कहा कि मैं बी की कंसंट्रेशन 2 गुना कर रहा हूं, तो रेट कितने गुना हो जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर मैं कंसंट्रेशन यहां लिख देता हूं, R2/R1 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन में 2 गुना कर रहा हूं, और मुझे पता है कि बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, तो रेट कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 16 का 2 गुना कितना होता है, 32। ये नई इक्वेशन बन गई। अब जो मैं इक्वेशन सिलेक्ट करूंगा वो करूंगा ये वाली। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों की वैल्यू 1 है, और लास्ट वाली इक्वेशन में ये भी 1, ये भी 1, लेकिन ये 2। इसका मतलब ए और बी तो सेम है, लेकिन बी 2 गुना हो गया। तो अब आपको सी के रेस्पेक्ट में जब ऑर्डर निकालेंगे तो आप क्या निकालेंगे, R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1 की पावर n। अब R2/R1 कितना है, पहले 16 था, बाद में 32 हो गया, तो ये हो गया 32/16। C2/C1 ये 2 है, तो 2/1 हो गया कि पावर n। n निकालना है आपको, तो 32/16 कितना होता है, 2 इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब n की वैल्यू क्या रखूंगी, 2 आ जाए, तो n की वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये आपके 1 आ गया। ये आपके रेट लॉ आ जाएगा। रेट लॉ क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k a की पावर 3 b c, ये रेट लॉ आ गया। तो अब आपसे कोई पूछे a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 3, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, और c के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 3 + 1 + 1 मतलब 5। तो ये आपके वॉन टॉप मेथड कहलाता है। नेक्स्ट मेथड है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जो है वो एक कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसेप्ट क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 होता है, लेकिन क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब जब कोई रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो फिर वो आपके रेट लॉ से हट जाता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से। तो फिर वो आपके जो ऑर्डर 2 था वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसको हम कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। वो सेम कंसेप्ट यहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है, समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने एक रेट लॉ लिख रखा है। रेट लॉ क्या है, रेट इक्वल्स टू k a की पावर x एंड b की पावर y। इसका मतलब आप ऐसी कोई रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट है a और b, और जो रेट लॉ आ रहा है वो क्या आ रहा है, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है x और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है y। अब यहां पर मैंने क्या करा, कंडीशन अप्लाइड कर दी। कंडीशन क्या अप्लाइड करी कि b एक्सेस में है। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एक्सेस जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उससे एक्सेस का आइडिया नहीं लगेगा जब तक दोनों के मोल नहीं दे रखे। फॉर एग्जांपल अगर दोनों के 1-1 मोल दे रखे तो कोई एक्सेस में नहीं है, दोनों के 2-2 मोल दे रखे तो भी एक्सेस में कोई नहीं है, दोनों के 10-10 मोल दे रखे तो भी कोई एक्सेस में नहीं है, दोनों के 100-100 मोल दे रखे तो भी एक्सेस में नहीं है। लेकिन अगर एक के 1 मोल दे रखे हैं और दूसरे के 20 मोल दे रखे हैं तो आप कह सकते हो कि ये वाला एक्सेस में है, बी वाला। समझ में आ गई बात। अब यहां पर इसने क्या करा, कंडीशन अप्लाइड कर दी। क्या कंडीशन अप्लाइड करी, व्हेन बी एक्सेस, मतलब जब बी एक्सेस में होगा तो क्या होगा, तो रेट लॉ में से बी हट जाएगा। तो रेट लॉ क्या हो गया, रेट इक्वल्स टू k a की पावर x। सेम हम a पे अप्लाई करेंगे, व्हेन a इज इन एक्सेस, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ में से a हट जाएगा, रेट इक्वल्स टू k b की पावर y। तो यहां पर ये कह रहा है कि आप क्या करो, जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है उसको छोड़ के बाकी सबको एक्सेस में कर दो, तो उसके रेस्पेक्ट में जो है ऑर्डर आप निकाल सकते हो।
वो आप डिफरेंट कोई भी मेथड काम में लेके निकाल सकते हो। इसने कहा कि बाकी कोई आप मेथड काम में ले लो, वो आप निकाल लो फिर। और फिर जब सेपरेटली आपने ऑर्डर निकाल लिया, मतलब सेपरेटली आपने एक्स और वाई निकाल लिए, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? कैलकुलेट एक्स एंड वाई सेपरेटली, मतलब आप दूसरे मेथड काम में लेके निकाल सकते हैं। एंड फाइंड टोटल ऑर्डर बाय n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, वो आपको पहले रेट लॉ देगा। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम जल्दी में रहते हैं, हमें क्या होता है, ट्रेन पकड़नी होती है। तो जैसे ही वो रेट लॉ देगा, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं, आप देखोगे एक्स और वाई, अब इसमें क्या करेगा, वो वैल्यू दे देगा, 2 और 1 दे दी। तो जैसे आपने रेट लॉ देखा और आपने थोड़ा सा देखा ऑर्डर पूछ रहा है, तो सीधा आप ऐड करेंगे 2 और 1 3 और आंसर। आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं समझेंगे। तो वो आगे क्या लिखा हुआ रहेगा उसमें कि ए एक्सेस में है, तो जैसे ए एक्सेस में, अब ए के रेस्पेक्ट में जो पावर है उसको तो चेक करना ही नहीं है, बी की जो पावर है वो ऑर्डर हो जाएगा। तो इस टाइप से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे। तो इस मेथड से आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, जो कंसेप्ट सीखना है वो ये है कि अगर आपको कोई रेट लॉ दे रखा है और उसमें मेंशन कर रखा है कि एक जो भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट है वो एक्सेस में है, तो आपको क्या करना है, उस रिएक्टेंट को रेट लॉ में से हटाना है। मतलब उसकी जो भी पावर है वो ऑर्डर में काउंट नहीं होगी, बाकी जितने रिएक्टेंट बच गए उसको एज इट इज रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज और है कि कई बार तो क्या होता है कि वो रेट लॉ लिख के देता है, फिर वो ये भी लिखता है कि ए एक्सेस में और बी एक्सेस में, जो भी एक्सेस में वो बता देता है। फिर वो पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा या रेट लॉ क्या होगा। रेट लॉ तो नहीं पूछता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ओवरऑल। तो उसमें से जो एक्सेस में उसको हटा दीजिए। अब ये तो था इजी। दूसरे में वो क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स देता है या कंसंट्रेशन देता है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन देता है, ए और बी की अलग अलग देगा, लेकिन वो इतना डिफरेंस रखता है कि एक एक्सेस में हो जाए और दूसरा उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाए। तो फिर वहां पर आपको खुद को क्लिक करना होगा कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछ रखे हैं, तो वहां पर आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, खुद को जज करना पड़ेगा कि एक रिएक्टेंट एक्सेस में है तो वो आपके रेट लॉ में से हट जाएगा, उसके बाद रेट लॉ के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो ये जब आप क्वेश्चन देखेंगे शीट में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखिए आपके हमने 4 मेथड पढ़ लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए। अब एक मेथड आपके बच रहा है ग्राफिकल मेथड, क्योंकि थोड़ा लेंदी है और ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मुझे आपको ग्राफ के बारे में आइडिया देना है, तो इस क्लास में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।